ये तो बात हो गई चुनाव की, तनाव की, कुर्सी की, सत्ता की। लेकिन अब हम बात करेंगे जिंदगी की कीमत की। देखिए, मध्य प्रदेश जबलपुर, दर्दनाक हादसा, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या जिंदगी से कीमती थी लाइफ जैकेट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो कुछ भी हुआ, क्रूज डूबने से हादसा हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अभी भी कुछ लोग लापता हैं, जिसके लिए 50 घंटे बाद भी सर्चिंग जारी है। ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं वही दिखा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहां पर तमाम जो एजेंसियां हैं और अधिकारी और सेना के जवान भी मौजूद हैं, क्योंकि आज भी एक शव निकाला गया है 48 घंटे के बाद। देखिए, इस हादसे में सोनी परिवार का एक बच्चा भी डूब गया। ये देख रहे हैं आप, परिवार में मातम है और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है उन पर। वो लापता था, जिसके बाद से परिवार बच्चे की तस्वीर के सहारे बचने की दुआ करता रहा। लेकिन अब खबर आ रही है कि एक और बच्चे का शव मिला है। दुखद। हम लोग क्रूज में बैठे हैं, उस समय कोई कुछ नहीं था, तूफान नहीं चल रहा था और लाइफ जैकेट नहीं थी किसी को उन्हें पहनने के लिए। जब वो हादसा हुआ, जब तूफान आया, आंधी चली, पानी आया है, जब मैंने लाइफ जैकेट बुलवाई है तब वो बुलवाया है। और क्रूज उसके बाद थोड़ी देर बाद पलटी मार गया, पूरा घूम गया पलटी। हम लोग क्रूज में बैठे हैं, उस समय कोई कुछ नहीं था, तूफान नहीं चल रहा था और लाइफ जैकेट नहीं थी किसी को उन्हें पहनने के लिए। जब वो हादसा हुआ, जब तूफान आया, आंधी चली, पानी आया है, जब मैंने लाइफ जैकेट बुलवाई है तब वो बुलवाया है। और क्रूज उसके बाद थोड़ी देर बाद पलटी मार गया, पूरा घूम गया पलटी। देखिए, लाइफ जैकेट, ऐसी जैकेट जो लाइफ बचाए, इसलिए लाइफ जैकेट कहते हैं। और इसका असर क्या हुआ, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश की तस्वीर देख रहे हैं। लाइफ जैकेट को लेकर सख्ती बरती जा रही है, अधिकारियों की तरफ से अनाउंस भी हो रहा है। तो एमपी में क्रूज पलटी और कई लोगों की जिंदगी चली गई, तो उत्तर प्रदेश में प्रशासन हरकत में आ गया। बनारस में नाव और क्रूज में सबको हिदायत दी जा रही है कि लाइफ जैकेट जरूर पहने। योगी की पुलिस ने मोर्चा संभाला है। उसको बंधवाइए, क्या मतलब ऐसे की जाएगी, इस बात को नोट कर लें, विशेष ध्यान। उसको बंधवाइए, क्या मतलब ऐसे। देखिए, जबलपुर जैसा हादसा ना हो, इसके लिए सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन इसे जरूरी है कि लगातार बरती जाए, क्योंकि फिर किसी की जिंदगी ना जाए। और क्योंकि दिल्ली का परिवार भी हादसे का शिकार हुआ है, जिसके बाद शव उनके घर लाया गया है। दुखद। अब आप देख रहे हैं, इलाके के जितने भी लोग हैं वो वहां पर आए और सबकी आंखें जो हैं गमगीन हैं, हर आंख नम, क्योंकि इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जो मौज मस्ती पिकनिक के लिए गए थे, घूमने के लिए गए थे, अपने बच्चों की खुशी के लिए गए थे, वही बच्चा जिंदगी हार बैठा जिंदगी की जंग। अब इसमें किस की गलती, लेकिन सवाल ये बच्चा छोड़ गया, किसकी क्या गलती। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले कामराज का परिवार भी हादसे का शिकार हुआ है। और देखिए, जिसके बाद उनके शव तमिलनाडु में उनके पैतृक गांव पहुंचाए गए हैं। ये एम्बुलेंस दुखद महिलाएं हैं, ये गमगीन चेहरे, ये जबलपुर एमपी में जो कुछ भी हुआ। महिलाएं हैं, मौत सामने खड़ी थी, बच्चे बिलख रहे थे, किसी भी वक्त जिंदगी डूबने वाली थी। आंधी तूफान में फंसी क्रूज में पानी भरने लगा, लेकिन अब तक कई लोगों के बदन पर लाइफ जैकेट नहीं थी। होती कैसे? जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी जैकेट बांटने की, वो लापरवाह थे। तभी तो ऐन मौके पर लाकर जैकेट का पैकेट खोला, मगर तब तक मौत ने रास्ता बना लिया था। खराब मौसम, बद इंतजामी और नियमों की अनदेखी के बाद इतना बड़ा हादसा हुआ, तो सरकार ने एक्शन लिया और 5 लोगों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन उनमें भी छोटी मछलियां हैं। अब तक बड़े अधिकारी और जिम्मेदारों पर कोई गाज नहीं गिरी है। पीड़ित पूछ रहे हैं, इनका नंबर कब आएगा? छोटे छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, बड़े वाले भी बचे हुए हैं। ये भी सवाल उठ रहा है, उनको क्यों बचाया जा रहा है? जी, जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन मौसम खराब होने वाला था,
इसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ था। आंधी की चेतावनी के बावजूद क्रूज को पानी में उतार दिया गया, लेकिन क्रूज के पायलट महेश पटेल ने दावा किया है कि हमें खराब मौसम होने की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। तो क्या मौसम की जानकारी छुपाई या फिर नजरअंदाज कर दी गई? ये हम सब लापरवाहियां बता रहे हैं। पहले हमने लापरवाही नंबर 1 बताई, अब नंबर 2 की बारी है। नजर डालिए ये लापरवाही कौन सी है। एनडीटीवी के कैमरे पर क्रूज पायलट ने कहा कि मैंने मदद मांगी थी। महेश पटेल का दावा है कि उन्होंने रिसेप्शन को यह सूचना दी थी, कहा कि मौसम खराब है, हादसा हो सकता है तो दूसरी नाव भेज दीजिए। अगर ऐसी सूचना थी तो फिर वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किए गए? और लापरवाही नंबर 3, ये जो देख रहे हैं, लाइफ जैकेट ही गायब। गहरे पानी में जान बचाने वाली लाइफ जैकेट दबाकर रखी गई थी। वो आप सबने भी तस्वीरें देखी होंगी। हादसे से पहले के वीडियो में दिखा कि सबने जैकेट नहीं पहनी थी और यहां तक कि क्रूज में पानी भरने के बाद कुछ लाइफ जैकेट्स बांटे गए थे, जबकि नियमों के मुताबिक ऐसी जगह लाइफ जैकेट जरूरी है, पहनकर ही आप जा सकते हैं। तो चंद पैसों की खातिर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया गया? और लापरवाही नंबर 4, रेस्क्यू टीम लेट हुई। सूत्रों के मुताबिक शाम 6:15 पर क्रूज डूबने की सूचना मिली थी और इसके बावजूद पहली रेस्क्यू टीम 6:40 पर रवाना हुई। दावा है कि निकलते वक्त रेस्क्यू टीम की गाड़ी ही चालू नहीं हो पाई, स्टार्ट नहीं हुई। उपकरणों को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया और दूसरी टीम भी 7 बजे निकली। आपात स्थिति में भी इसी देरी और लापरवाही से कई जिंदगियां जो बचाई जा सकती थी शायद नहीं बचे। और अब लापरवाही जो हुई भारी, एक्शन जारी है अभी भी, लेकिन क्या क्या एक्शन है देखिए। लापरवाही से 10 लोगों की जिंदगी खत्म तो सरकार हरकत में आई। क्रूज पायलट, हेल्पर और टिकट काउंटर प्रभारी को हटाया गया। होटल मैकल रिसोर्ट और बोट क्लब बर्गी के मैनेजर पर भी गाज गिरी है। सुनील मरावी को भी लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है। रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा को मुख्यालय अटैच करके जांच शुरू की गई है। सरकार ने विस्तृत जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है, जिसमें 3 बड़े अधिकारी होंगे जो हादसे की जांच करके रिपोर्ट सौंपेंगे। ये कुछ एक्शन, लेकिन अभी भी मांग हो रही है कि छोटे वाले पर गाज क्यों गिरी, बड़ों को क्यों नहीं? एनडीटीवी संवाददाता अनुराग द्वारी ने ग्राउंड जीरो पर उस क्रूज पायलट से सच उगलवाया या जानने की कोशिश की जो हादसे के वक्त क्रूज चला रहा था। आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा गया है। से निकला तो मौसम सही था, ठीक है, हल्की हवा चल रही थी। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा हूँ, लहर थोड़ी तेज हुई तो मैं मोड़ दिया बोट। जब वहाँ से बोट मोड़ा तो तूफान एकदम से इतना तेज आया कि वेव्स मतलब इतनी बड़ी बड़ी वेव्स थी। तो वेव्स में वो पानी भरना शुरू हुआ। फिर मैं बोट मोड़ा तो सामने अपना वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं, ब्रिज टाइप का, उससे बोट टकराई वाली थी। वहाँ जैसे जैसे बोट मोड़ा ही हूँ मैंने और पानी एकदम से बोट में भर गया। जैसे बोट में पानी भरा तो मैंने फोन लगाया अपने रिसेप्शन में, सर बोट में पानी भर गया, छोटी बोट भेज दीजिए, कहीं भी कुछ हादसा हो सकता है। और उससे पहले मैं लड़कों को बोल दिया था सर अब सबको लाइफ जैकेट पहना दीजिए। अब सभी को लाइफ जैकेट पहन चुके थे। बच्चों की याद आती है जो आपके क्रूज में सवार थे और जो नहीं रहे? सर रात दिन वही देखते हैं, मुझे तो उन्हीं की तस्वीर नजर आती है। यहाँ तक पानी आ गया था, तभी लाइफ जैकेट देने लग गए थे और बोट पूरा डूब गया था। मुझे पता ही नहीं चला कि हम लोग कब बाहर आए। वो पायलट पहले ही कूद गया था। अच्छा, कितनी देर ये सब होता रहा? 10 सेकंड तक था, उसके बाद डूब गया था बोट। आपको लाइफ जैकेट किसने दिया था? एक अंकल ने दिए थे। इतनी जिंदगियां खत्म हुई तो विपक्ष को भी सरकार पर निशाना साधना, हमला बोलने का मौका मिला। आइए जरा कुछ बताते हैं आपको, क्योंकि लापरवाही हुई, एक्शन हुआ और फिर सो रही है। तो लापरवाही पर एक्शन तो शुरू हुआ, लेकिन कल मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश खुद घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने जांच के आदेश जारी किए, मगर लापरवाही पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। अब जरा आपको सुनवाएंगे कांग्रेस नेता और मंत्री इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से सरकार पर हमला बोल रहे हैं। ये पूरा मामला प्रशासनिक लापरवाही का मामला है। ये प्रशासन का डिपार्टमेंट ही चलाता था, चाहे आउटसोर्स करके चलाता था। कोई लाइफ गार्ड्स नहीं थे, कोई बोट्स, स्पीड बोट्स नहीं थी, कोई ट्यूब नहीं थे कि जो परिस्थिति भागते हुए तुरंत पहुंच जाते हैं। वहाँ के लोकल वर्कर्स मदद करके उन्होंने 2-3 घंटे तक लोगों को बचाया। येलो अलर्ट था, प्रशासन के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया था। इसका मतलब ये है कि क्या वो बोट वहाँ से क्रूज हिलना भी था, सवारियों को क्या उस पर सवार भी होना था। आज तक प्रशासन लगभग चौथा दिन आज है, ये नहीं बता पा रहा कि उस क्रूज के ऊपर सवार यात्री कितने थे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और इससे हमारी
पर्यटन की गतिविधियां बहुत प्रभावित होगी, क्योंकि पर्यटन में जब आदमी जाता है पर्यटन के लिए तो सुरक्षा चाहता है। यदि सुरक्षा नहीं है तो ये हमारी व्यवस्था में एक प्रश्न चिन्ह है। मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश भी दिए हैं और इस दिशा में जो भी जिम्मेदार लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। लेकिन देखिए, सियासत के बीच यह हादसा प्रशासन के लिए भी गले की हड्डी बन गया है। एक तरफ तो लापरवाही पर आलोचना हो रही है और दूसरी तरफ खराब मौसम से रेस्क्यू ऑपरेशन में अड़चने भी आ रही हैं। ये देखिए, अब जरा ये समझिए कि कैसे यह सर्चिंग ऑपरेशन चुनौती बन गया है। जरा समझते हैं। हादसे के 50 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा अभी तक नहीं हुआ है। यहां सेना के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी ऑपरेशन में डटे हुए हैं। पुलिस, प्रशासन और स्थानीय नाविक भी तलाशी में लगे हुए हैं। डैम में कई नावों के जरिए लापता लोगों की सर्चिंग की जा रही है, क्योंकि एक और शव मिल चुका है 48 घंटे के बाद और मरने वालों की तादाद हो गई है 10। देखिए, अभी 3 लोगों का कुछ पता नहीं है, क्योंकि क्रूज डूबने के बाद से 28 को सुरक्षित निकाल लिया गया था और जबकि अब तक 10 लोगों की मौत के बाद उनके शव भी बरामद किए जा चुके हैं। लेकिन बाकी लोगों की तलाश के लिए गोताखोरों की विशेष टीम भी बुला ली गई है, जो पानी में 120 मीटर अंदर तक जाकर रेस्क्यू कर सकते हैं। वैसे ये डैम रिपेयर का काम करते हैं, मगर अब सर्चिंग कर रहे हैं। मगर तूफान के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन एक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि दोपहर में बरगी बांध के पास मौसम बेहद खराब हो गया था और अचानक तेज हवाएं चलने लगी और आंधी से हालात बिगड़ गए और इससे डैम में उठती ऊंची लहरों से सर्चिंग में परेशानी होने लगी। प्रशासन के मुताबिक कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। हालांकि सुबह से डैम में सर्चिंग का दायरा भी बढ़ाया गया है। इसी बीच बरगी डैम में मगरमच्छ होने की आशंका भी जताई गई, लेकिन मध्य प्रदेश पर्यटन अधिकारियों ने इसे नकारा है। उनका कहना है कि घटनास्थल पूरी तरह पथरीला है, इसलिए क्रूज डूबने की जगह मगरमच्छ नहीं देखे गए हैं। तो जबलपुर के कलेक्टर से हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी ने बातचीत की है, सुनवाते हैं। 40 घंटे के बाद बॉडीज फ्लोट करती हैं, तो इधर मतलब उस तरीके से आ सकते हैं। हम लोग एहतियात के तौर पे ये कर रहे हैं कि एक बार पूरा थॉरली इसको मॉप अप कर लें। कहीं अगर चट्टान वगैरह में दबा हुआ हो, कहीं ये मतलब किसी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो वो उसको हटा के उसको ट्रेस कर लें। लगभग 120 मीटर तक हम लोग गए थे कोस्ट से। अभी जो ये एक और मतलब इंडियन आर्मी वाले तो लगातार कर ही रहे हैं जगह जगह जाके, और मोटा मोटी इन्होंने काफ़ी एरिया कवर किया है। अभी एक कुछ और भी हम लोग तरीका सोच रहे हैं। हमारे पास डीप डाइवर्स आए हैं रिपेयर के लिए, उनको लगा रहे हैं। डैम के जो हमारे वो काम है, रिपेयर मेंटेनेंस एक रूटीन काम है, चलता रहता है, तो वो डीप डाइविंग करके और उसका सेफ्टी इत्यादि देखते रहते हैं। तो वो लोग आए हुए हैं, तो उनको भी हम इसमें एंगेज कर रहे हैं। जबलपुर के कलेक्टर को भी आप सुन रहे थे। कुछ और जानकारी, कुछ और तस्वीरें आप सभी तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से आप समझिए। देखिए, हम सब जानते हैं कि क्रूज सिर्फ जबलपुर तो नहीं बल्कि देश में कई जगहों पर चलती हैं, और ये तस्वीरें वाराणसी की आप देख रहे हैं, जहां गंगा नदी में मोटर बोट से लेकर छोटी और बड़ी कई क्रूज चलती हैं। तो वाराणसी में अगर नाव में सैर सपाटा कर रहे हैं तो प्रशासन अब सख्ती से लाइफ जैकेट पहना रहा है। उसका असर भी दिख रहा है। आप देखिए कि ज्यादातर लोग लाइफ जैकेट पहने हुए नजर आ रहे हैं आपको। ये बोट देखिए, सब चौकन्ना है। हालांकि ये बहुत पहले से फैसला हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा था कि मथुरा में भी हादसा हुआ था, वहां पर भी कितने श्रद्धालु मारे गए थे। और जो लोग हादसे के बाद भी सबक नहीं ले रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। दिखाते हैं आपको कि कैसे योगी की पुलिस बिना लाइफ जैकेट नाव में बैठने वालों को ढूंढ रही है। सावधान रहिएगा। साइड में लगा भाई, ये देखो सबका जैकेट खुला हुआ है। जैकेट पहने हो, बेल्ट बांधे हो, वो क्या किया? वो खुला हुआ है, वो खुला हुआ है, ये खुला हुआ है। साइड में लगाइए, 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 लगाओ भाई। हेलो हेलो, लगाओ लगाओ। साइड की जान की फर्क, और आप लोगों को भी अपनी जान की चिंता नहीं है क्या? चलिए उधर लगाइए। हाँ लगाइए। जैकेट है जिसमें बांधने वाला, किसी जैकेट में है तुम्हारे? हाँ, हम तो एक भी नहीं बना, एक में भी नहीं बना। इसी 3 में है बस, 3 में लगे हैं बस, बाकी जितने भी पहने समझ में नहीं आता है। तो किसी भी खबर को देखिए या सुनिए तो सिर्फ दुख मत मनाइए, बल्कि सबक भी लीजिए। ये आपके लिए भी एक सबक है। लाइफ जैकेट, इसका नाम है, लाइफ बचाने का काम करता है। देखिए, अब लाइफ जैकेट यानी जिंदगी बचाने वाला ऐसा उपकरण
जो पानी में डूबने से किसी इंसान को बचाए रखता है। आप डूबेंगे नहीं। ये जैकेट तैरने वाले पदार्थ यानी ऐसे फोम से तैयार होते हैं जो बहुत हल्का होता है ताकि पानी में डूबने ना पाए, ये डूबता नहीं। जैकेट का बाहरी हिस्सा नायलॉन या पॉलिस्टर से तैयार होता है। ये बहुत मजबूत होते हैं और धूप या खारे पानी में जल्दी खराब नहीं होते हैं। इन लाइफ जैकेट में अक्सर एक ऐसा टेप लगा होता है जो अंधेरे या खराब मौसम में लाइट पड़ने पर आसानी से दिखता भी है दूर से ही, ताकि लाइफ जैकेट पहना व्यक्ति पर रेस्क्यू टीमों की नजर पड़ जाए आसानी से। यह सिर्फ तैरने का सहारा नहीं बल्कि काफी वक्त तक बचाए रखती है आपको पानी के ऊपर, क्योंकि इन्हें पहने रखे तो पानी की सतह पर तैरते हैं आप, डूबते नहीं है। इसमें लगा वाटरप्रूफ कपड़ा और फोम पानी को सोखता नहीं है, ऑब्जर्व नहीं करता। यह शरीर के घनत्व को पानी की तुलना में कम कर देता है, जिससे पानी शरीर को ऊपर धकेलता है और आप डूबते नहीं हैं। अच्छी क्वालिटी की लाइफ जैकेट्स कुछ ऐसे ही डिजाइन की जाती हैं जिससे वो व्यक्ति को पानी में सीधा रखती हैं। अगर कोई व्यक्ति पानी में गिरकर बेहोश भी हो जाए तो वो जो भी जैकेट पहना है उसका चेहरा और नाक पानी से ऊपर रख देता है ताकि वो सांस ले सके और पानी में लंबे वक्त तक जिंदा रह सके। लाइफ जैकेट बहुत सुरक्षित है लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। अगर जैकेट ढीली, पुरानी और फटी हुई तो काम नहीं कर पाती, और ठीक से बांधा भी कीजिए। ये सब कुछ आपकी जानकारी के लिए हमने पहुंचाया। अब सुनवाते हैं आपको वाराणसी में नाव चलाने वाले और सैलानी क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही पुलिस ने उनको क्या दिशा निर्देश दिए हैं, सुनिए। उस घटना को देख के तो हम लोगों के तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। फिलहाल हमारे समाज के लोग इस घटना से बहुत ही ज्यादा दुखी भी हैं और हम लोग उस घटना की वजह से उससे पहले से भी हम अपने जितने भी सवारियों को अपने नाव में बैठाते हैं उन नाव हर एक व्यक्ति को लाइफ जैकेट के बगैर अपने नाव को यहाँ से प्रस्थान नहीं करते हैं। अभी लाइफ जैकेट आप देख ही रहे हैं, जहाँ भी बहुत सारा हादसा हो रहा है कि लाइफ जैकेट के बिना तो सिक्योर नाव में चढ़ना ही नहीं चाहिए, बोट कोई भी हो। लाइफ जैकेट लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। बिना लाइफ जैकेट के में जो है कि ना नाव वाला बैठाते हैं और ना यात्री को बैठना चाहिए। अगर कोई डूब जाए तो हेल्प करता है, ये हमारे लिए बहुत सेफ है, इसलिए लाइफ जैकेट पहनना चाहिए। बहुत स्विमिंग के लिए यूजुअली होता है, जो स्विमिंग जिसको नहीं आता है वो उसको पहन के जा सकते हैं, आराम से सेफ होकर सेफ सकते हैं। नाव पर श्रद्धालु बैठे हैं, सभी को लाइफ जैकेट पहनाएं, प्रॉपर तरीके से पहनाएं, साथ साथ में ओवरलोडिंग ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें। साथ साथ में श्रद्धालुओं से भी अनुरोध किया जाता है कि वे भी लाइफ जैकेट पहने। तो लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और सेंसिटाइज भी किया जा रहा है, लेकिन कई बार चेतावनी देने के बावजूद जिन नाविकों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, श्रद्धालुओं को जैकेट नहीं पहनाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। सघन चेकिंग की गई है जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा नावों को सीज किया गया है और FIR भी पंजीकृत कराई गई है। और देखिए, कुछ चीजें हमें भी समझने की बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सरकार, शासन, प्रशासन की जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं होती हमें बचाने के लिए। हमारा भी कुछ कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी है कि खुद को कैसे सुरक्षित रखें। ये तो बात हो गई जबलपुर हादसे की। अब बात हम करेंगे आपदा में सचेत करने वाले सिस्टम की, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जो आपको मुसीबत से बचाएगा। आज आपके पास भी एक मैसेज आया होगा और आवाजें आई होंगी और तब तक लगा होगा कि ये क्या हो रहा है। देखिए, आज अचानक लोगों के मोबाइल घनघनाने लगे, जिसे देखकर और सुनकर कोई परेशान भी कुछ लोग हो गए। आखिर सायरन क्यों बज रहा है, लेकिन ये भी हमारी सेफ्टी के लिए बज रहा है। भारत ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी। सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र, इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता। भारत ने स्वदेशी। तो दरअसल केंद्र सरकार एक ऐसा सिस्टम लेकर आ रही है, मतलब तैयारी पूरी है, जो आपको किसी आपदा के वक्त तुरंत अलर्ट मैसेज पहुंचा देगा, अलर्ट कर देगा। एक साथ करोड़ों लोगों को सूचना देने वाले सचेत सिस्टम की टेस्टिंग की गई है आज दिल्ली में। खुद केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया ने इसे बटन दबाकर हरी झंडी दी है। वो तस्वीर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और अब देखिए, आज सुबह आपके भी जो मोबाइल पर, हम सभी के मोबाइल पर, पूरे भारतवासियों के मोबाइल पर क्या मैसेज आया, यही मैसेज। इस पर लिखा हुआ है इंग्लिश हिंदी दोनों में, ये आप देखिए जरा। और साथ ही सबसे कि पैनिक नहीं होना है, ये मोबाइल पर जो मैसेज आया ये टेस्टिंग है कि अगर कोई आपदा, कुछ भी ऐसा होता है, आपातकालीन सिचुएशन, अगर केंद्र सरकार को, अगर सरकार को मैसेज भेजना हो, पूरे देश को अलर्ट करना हो सबको, तो इस तरह से किया जा सकता है एक साथ। अब जरा समझिए कि आखिर सरकार ने क्यों यह मैसेज भेजा था। देखिए, अब देश भर में आज सुबह जब 11:45 हो रहे थे, तभी अचानक सबके मोबाइल पर एक साथ घंटियां गनगनाने लगी।
मोबाइल पर एक साथ सायरन की आवाज सुनाई देने लगी हमें, और मोबाइल की स्क्रीन पर हिंदी अंग्रेजी में एक मैसेज आया था। यह मैसेज फ्लैश हुआ तो फोन अलर्ट और वाइब्रेट करने लगा। जैसे ये सायरन बजा तो कई लोग परेशान भी हो गए, उसमें से सभी शामिल होंगे, आप में से भी, हम भी उसमें थे। तुरंत लगता है कि क्या इस तरह की आवाजें आ रही हैं। कई लोगों को समझ नहीं आया, वो कंफ्यूज हो गए। कुछ सेकंड तक सायरन बजने के बाद ये फिर बंद हो गया, और उसके बाद मोबाइल पर मैसेज पढ़कर भी सुनाया गया, जिसमें कहा गया कि भारत ने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल कर सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है। ये उसी का टेस्ट मैसेज है, यानी टेस्टिंग। सरकार ने कहा कि इसका मकसद आपदा में तत्काल सूचना पहुंचाना है पूरे देश को। यह संदेश देश भर में करोड़ों मोबाइल पर एक साथ दिया गया। यह मैसेज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए ने भेजा था। हालांकि सरकार ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नो पैनिक, क्योंकि इमरजेंसी में सूचना देने वाले सिस्टम का परीक्षण किया गया है। यह मैसेज हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भी भेजा गया। इस पर जनता को कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा 19 से ज्यादा भाषाओं में 134 अरब अलर्ट भेजे जा चुके हैं। अब आपको सुनवाएंगे आम लोग और साइबर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। पवन दुग्गल साइबर एक्सपर्ट हैं, इस पर उनकी प्रतिक्रिया और साथ ही आम लोगों की। तो बहुत अच्छा मतलब इनिशिएटिव है कि गवर्नमेंट के पास ऐसा कुछ होगा कि हम अलर्ट हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम अगर होगा हमारे कंट्री में। इस तरह के अनहोनी का सूचना पहले मिल जाए, इससे नागरिक अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस करता है, सुरक्षित स्थान पर चला जाएगा। इसके लिए सभी मैसेज भेजने वाले को, सभी सुरक्षा कर्मियों को एवं सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। अच्छा है, कोई इमरजेंसी हो, अर्थक्वेक हो या सुनामी हो या और भी कोई सरकार ने इमरजेंसी इत्तला करना हो, तो आई थिंक इट विल हेल्प एंड वार्न पीपल इन टाइम। इससे जो आकस्मिक जो दुर्घटनाएं होती थी या दुर्घटनाएं पे कमी आएगी। भारत वर्ष लगातार तैयारी कर रहा है कि वो अपना जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो टॉप लेवल, टॉप गियर पर ला सके। और इस संदर्भ में जब हमारे राष्ट्र में जब कभी भी कोई डिजास्टर इशू होगा तो एटलीस्ट सरकार के पास ये सुविधा होनी चाहिए कि वो तमाम नागरिकों को उनके मोबाइल फोन पर एक संदेश पहुंचा सके कि साहब ये एक आपदा आई है, डिजास्टर आया है, तो कृपया आप इसके लिए सावधानी बरत लीजिए। देखिए, सभी इसे, खासकर आम लोग और आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और रिलेट कर रहे हैं इस खबर को, तो सभी ने इस पहल को सराहा है कि एक अच्छा कदम है। अलर्ट भेज दिया जाए पहले तो। अब मोबाइल टावर के जरिए इस सिस्टम से आपको मुसीबत से बचाने का तरीका खोजा गया है। सरकार ने जिस ट्रायल के तहत ये अलर्ट मैसेज भेजे हैं, उस सिस्टम को सरकार ने सचेत नाम दिया है। सचेत का पूरा नाम है सिस्टम फॉर एडवांस कम्युनिकेशन एंड होलिस्टिक इमरजेंसी ट्रांसमिशन, यानी आपात स्थिति में संचार का एक ऐसा एडवांस तरीका। इस अलर्ट सिस्टम को सरकारी संस्था C.DOT ने बनाया है। इमरजेंसी में तुरंत अलर्ट देने के लिए इसे तैयार किया गया है। इसके लिए सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक यानी कि CBS का इस्तेमाल होता है, और जिसके लिए एनडीएमए ने मोबाइल SMS को सेल ब्रॉडकास्ट से सीधा जोड़ दिया है, क्योंकि SMS करने पर संदेश एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाता है, और जबकि CBS में इलाके के सभी फोन पर एक साथ मैसेज पहुंच जाता है। इससे किसी इलाके में सक्रिय मोबाइल पर एक साथ अलर्ट भेजे जा सकते हैं। यह तकनीक किसी इलाके में लगे मोबाइल टावर की सहायता लेती है, और यानी कि आपके इलाके के टावर पर जितने भी मोबाइल एक्टिव है उस वक्त उनको इमरजेंसी के समय रियल टाइम सूचना पहुंचाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए आपके मोबाइल में नेटवर्क का होना बेहद जरूरी है, ये गौर करिएगा। अगर फोन नेटवर्क में है और CBS फीचर एक्टिव है तो मैसेज आता है, और CBS तकनीक के लिए इंटरनेट जरूरी नहीं है, बिना इंटरनेट भी चलेगा। इसे सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव कर दिया गया है। अब सुनिए केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया और साइबर एक्सपर्ट इस बारे में क्या कह रहे हैं। सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन आज आपदा के वातावरण में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश की जनता के हाथों में और NDRF के हाथों में सबसे उपयोगी एक साधन के रूप में आज उतर चुका है। आज 12 करोड़ यूजर्स को ये अलर्ट मैसेज उसी समय पे गया
ये 21 भारतीय भाषाओं में ब्रॉडकास्ट होगा और इस टेक्नोलॉजी को किसी सब्सक्राइबर डेटाबेस की जरूरत नहीं है। ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम जो है ये स्पेशली उन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करता है, वेदर आपका मोबाइल साइलेंट में हो, यहाँ तक भी मैं बोलूँगा कि मोबाइल फ़ोन में अगर सिम कार्ड भी नहीं है, अगर वैलिड सिम प्लान भी नहीं है, यानी रिचार्ज नहीं किया हुआ है, डेटा कनेक्शन नहीं है, तो भी ये मैसेज डिलीवर होता है और वो सायरन जो इमरजेंसी अलर्ट का जो साउंड है वो मोबाइल फ़ोन में आता है। क्यों आता है? बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू अ नियरेस्ट सेलफोन टावर। सिर्फ आपका मोबाइल अगर एयरप्लेन मोड पे है या पावर्ड ऑफ है, ये दो मोड पर छोड़कर अगर आपका मोबाइल फ़ोन कोई भी मोड में हो, उसमें बैलेंस हो, रिचार्ज हो, न हो, डेटा पे कनेक्टेड हो, शायद कोई टैब्स में भी जिनमें सिम कार्ड नहीं होता है, सिर्फ वाईफाई को कनेक्टेड होते हैं, उनमें भी ये मैसेज जो है वो डिलीवर हुआ है।